हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं 11वीं क्लास में, और चैप्टर हमारा चल रहा था पृथ्वी एवं भूनिक्षेप स्थल आकृति का निर्माण। देखिए, वो आकृति तथा उनका विकास या निर्माण एक ही बात होती है। ठीक है, तो हम चैप्टर देख चुके थे, बहुत सारी स्थिति को हमने इसमें पढ़ा। तो जो है डेल्टाई क्षेत्र को विसर्व मिनांडर किस प्रकार से होता है, कैसे चलती हैं, कैसे गोपुर झील का निर्माण होता है, इन सबको हमने गौर करके एक एक करके बड़े अच्छे से देखने का और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये चीजें कैसी होती हैं और कैसी दिखाई देती हैं। खदराएं क्या होती हैं, केप्स किस प्रकार की होती हैं, इन केप्स को हर प्रकार से हमने मोड़ कर आपका एक एक करके बड़े अच्छे से आपका देख लिया। और इन पर हमने बात की कि केप्स है कैसी और किस तरह से ये रूल करती हैं। केप्स के साथ साथ हिमनद क्या होते हैं, हिमनद की हमने बात करी, और हिमनद पर हमने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को दिखाया। ठीक, अब देखिए आगे बढ़े। ये है इसमें सबसे बड़ा काल, श्रृंग, सर्क, खंडित, आरेत और निलंबत घाटी। ये सारी घाटियों को, इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से गौर करके एक एक करके आपका देखा और इसमें बात की। ठीक है, और इनको हमने आपका देख भी लिया है। और हॉर्न और श्रृंगार सर्क क्या होते हैं, न्यू कल हमने देखा कि कैसे आपका एक कंघी नुमा स्थिति बनती है, उसको आपका सडेक कटक के रूप में हम जानते हैं। इन सबको हमने अच्छे से गौर करके आपका देख लिया। फिर हम देख रहे थे हिम जलोढ़ की हिम घाटी कैसे बनती है, हिम जलोढ़ में कैसे होते हैं, कैसे घोड़े के नाल के आकार की स्थिति बनती है, कैसे चंद्राकार स्थिति बन जाती है। ठीक, एक्सस क्या है, इन सबको हम देख चुके थे। और कल मैं आपको डमलिन और एकॉस के विषय में बता चुका था। ठीक, डर्लिन क्या होते हैं और महत्वपूर्ण तरंगे किस प्रकार से निक्षेपित होती हैं। उसके बाद उच्च चट्टानी, आपके चट्टान क्या होते हैं, उच्च चट्टान तट तट क्या होते हैं, पार्श भिंगुर के विषय में बताया, अपसादी चट्टानों के विषय में बताया कि निम्न अपसादी शोधन। उसी के साथ मैंने आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अपरदित और भंगुर स्थिति में आपको समझाया कि कैसे आपकी कदरें जब आपस में आर पार पानी हो जाता है, कैसे वही कदरें जो है आपके पासेज यानी कि आपके दर्रों के रूप में बदल जाती हैं। इतना मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका था और इतना मैं आपको दिखा भी चुका था कि बनती कैसे हैं, क्या इनकी प्राइमरी है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, तो पहले जितना हमने कल पढ़ लिया था आप लोगों ने घर जाकर रिवीजन किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों। और आपने अगर घर जाके पढ़ा है और उसमें अगर कोई डाउट आपका रह रहा है, तो कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से चैप्टर से संबंधित अपने विषय का डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई पैराग्राफ आपको समझ नहीं आया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए, सबसे पहले आप चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। निक्षेपित स्थल स्वरूप, निक्षेपित मतलब वो चीज किसी से कट छट कर बहकर आई और एक जगह पर वो धीरे धीरे आपका डिपोजिशन उसका करती चली। जैसे तटों की प्रमुख विशेषता है कि पुलिन की उपस्थिति, यदि उबड़ खाबड़ तटों पर ये टुकड़े पाए जाते हैं, वे अवसाद जिन्हें पुलिन निर्मित होते हैं। कोई भी तट है, उबड़ खाबड़ ही होता तट, उसमें जो अवसाद है निर्मित होते हैं, अत्यधिक तल क्या है, इन सरिताओं और तरंग के अपर्दन के बाहर लगाए जाते हैं। और ये पदार्थ हैं पुर्लिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं, और कुछ रेत और पुर्लिन जो स्थायी प्रतीत होते हैं और किसी अन्य मौसम और स्थूल में कंकड़ पत्थर की तुंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुर्लिन रेत के आकार के गुण से बने होते हैं। पुर्लिन अत्यधिक छोटी, गुणिका और गोला किस्म इसकी होती है। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल की उठाई गई रेत डिब्बे,
स्वरूप में निक्षेपित तटरेखा, समांतर की लंबाई, कटक के रूप में डिब्बे, निम्न तल छटों को देखा। हम ये सब चीजों को आपका देखते हैं और हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती। अच्छा, एक होता है रोधिका, बैरियर्स, एक होता है बैरियर, एक होता है बैरियर्स, ठीक है, और एक होता है शिप्स, ठीक। रोधिका और रोधक, और तो क्या है शिफ्ट। समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाए जाने वाले रेत और सीलिंग को कटक अपरोधी कहलाती है। ऐसी अपतटीय रोधी जो रेत के अधिक निक्षेप के ऊपर दिखाई देती है उसे रोध रोधिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रोध रोधिका कहते हैं। अपतटीय रोध और बाप का रोधिका प्राय ये खाड़ी में प्रवेश या नदी के मुहाने के सम्मुख हो। तो जो भी आपके, चाहे वो आपका रोध हो चाहे आपका रोधिका हो, कहाँ होगी? सबसे पहले जब कोई खाड़ी में प्रवेश करने वाली नदी होगी या तो उसके मुहाने पर, मान लीजिए ये कोई खाड़ी है और यहाँ पर होगी, तो या तो यहाँ पर वो आपका बैरियर बना देगी, ठीक। यही है आपका रोधिका या रोधक। कई बार रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ा होता है तो उन्हें शिफ्ट कहते हैं। जब बहुत बार ऐसी तरीके से आपका जुड़ा हो तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी शिफ्ट। क्या कहलाएगी? शिफ्ट कहलाएगी, ठीक। चित्र 6.4 में शीर्ष में एक स्थान जुड़े पर भी विकसित होता है। रोधिका रोधक से धीरे धीरे खाड़ी में बढ़ते रहते हैं। खाड़ी समुद्र में खुलने वाला एक तंग होता है जो कालांतर में खड़ी लैगून में परिवर्तित हो जाता है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल में आपका पाने वाले तटछटों में पुरलिंग है और सारी स्थिति में हमको अच्छे से देखने के लिए मिलती है, और जो चौड़े और आपके विस्तृत होते हैं, ठीक। देखिए इस तरीके का होता है कुछ। ये आपका जो है सैटेलाइट से ली गई फोटो है। इस सैटेलाइट की फोटो को देखिए। चलिए आगे बढ़े। यह उपग्रह चित्र गोदावरी नदी के डेल्टा का सिल्ट है। तो सिल्ट क्या है? बैरियर का एक पार्ट है जो आपका इस तरीके से जो आपका चिपका हुआ है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती है। कहते जो आपके रोधिका बनी होती है, जो बैरियर्स होते हैं, मान लीजिए ये आपका समुद्र तट का किनारा है, वो इस तरह के कुछ आपका बैरियर बने होते हैं। ये चिपक गया तो अंदर शिफ्ट हो गया। तो ये जब कोई यहाँ आपका समुद्र की सबसे पहले बाढ़ कुछ भी आती है, सबसे पहले ये आपका बचाव है, तूफान हो या सुनामी, क्योंकि ये रोध रोधिकाएं प्रबल को कम कर देती हैं। इनके बाद रोधिक पुलिंग और स्तूप आपके मैंग्रोव्स हैं। इनकी प्रबलता झेली है। इन्हें हम किनारों पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव की तलछट से छेड़छाड़ करते हैं। ये तलछट स्थल आकृति अपरदित हो जाएंगी। मानव में मानव निर्मित बस्ती में तूफान व सुनामी लहरों में सीधे आपका इनका जो है प्रहार झेलना पड़ता है। क्या करते हैं? जो सीधा इनका प्रहार है, जो स्थिति है, वो आपका झेलना पड़ता है। उष्ण मरुस्थलों को दो प्रभावशाली अनथन कारकों में पवन अपर्दन का कारक है। पवन क्या है? अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातल में ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिसे हल्की वायु गर्म होकर विक्षुब्ध होकर ऊर्ध्वाधर गति करती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी, ठीक, और क्षतिज का मतलब होता है ऐसे, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की तरफ आपका चलती है, ठीक। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने के भंवर व्रत बनाते हैं। अनुवाद और उत्तर बहाव से उत्पन्न होते हैं। वहां पवन मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ तीव्र गति से चलती है। उनके मार्ग में रुकावटें पवन में विक्षोभित उत्पन्न करते हैं। निसंदेह ही आपके तूफानी पवन सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। पवन अपोहा संघर्ष द्वारा अपरदित होती है, ठीक। अपोहा पवन धरातल की चट्टान पर छोटे कण धूल उठती हैं। वहां पवन का परिवहन प्रक्रिया रेत, बजरी आदि और औजार की धरातलीय चट्टानों को चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। क्या करती है?
चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। वायु की उपस्थिति में रेत के कण तल के टकराव से होते हैं। इनका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। ये प्रक्रिया बालू फ्रिक्शन जैसी है। मरुस्थलों के साथ पवन कई रोचक अपर्दन व निक्षेपित स्थल रूप बनाती है। वास्तव में इस स्थल में अधिकतर स्थल आकृतियों का निर्माण अवरोहण संचरण और प्रवाही जल की चादर से होता है। यद्यपि मरुस्थल में वर्षण बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में ही मूसलाधार वर्षा के रूप में। मरुस्थलीय चट्टान अधिक वनस्पति विहीन होने के कारण दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिकी व रासायनिक से अधिक प्रभावित है। कैसी है? दैनिक तापांतर में यांत्रिकी से कैसा है? अधिक प्रभावित। अतः इसको शीघ्र क्षय होना और वेग में इसका अपजनित जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाना, अर्थात मरुस्थलों के अपक्षय के चयन व आपका मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरना वर्षा की दृष्टि का आपका धोवन से भी प्रभावित होता है। इससे होता है जो धोवन है उसी से भी प्रभावित होता है। सीड वॉशिंग होती है जब वर्षा आपकी बढ़ती है, और जिन क्षेत्रों में एक क्षेत्र तो वो है जहाँ पर वर्षा होती है, एक वो है जहाँ पर आपका छायावृष्टि प्रदेश। पवन केवल महीन मलबे अपवहन कर सकती है। जब हवा एक स्थान से कहीं उड़ती है तो अपने साथ वो बहुत बारीक कणों को ही उठा सकती है। आप कहीं धूल में जाते हैं, अपने फेस पर महसूस करेंगे तो बहुत महीन कण आपको महसूस होंगे। शायद आप उन्हें देखें तो अच्छे से वो आपको दिखाई भी ना दे, लेकिन जब आप अपने फेस को रफ करेंगे तो आपको उनका महसूस होगा। तो हवा में केवल वही पार्टिकल उड़ सकते हैं जो बहुत महीन होते हैं। और अपरदन मुख्यतः परत बाढ़ दृष्टि धोती से संपन्न होता है। मरुस्थल नदियां चौड़ी, अपरदित तथा वर्षा में अल्प समय तक ही प्रभावित होती है। इस तरीके से ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि किस तरीके से अपरदनात्मक और निक्षात्मक स्थलाकृतियों में बहुत बड़े मात्रा पर सीड फ्लोइंग होती है, किस तरह से इसमें आपका डेली बेसिस पर मैकेनिज्म और आपका जो है केमिकल आपके प्रॉपर्टी के साथ ये चीजें हमको देखने को मिल जाएगी। अपरदनात्मक स्थल स्वरूप पेडिमेट और पदस्थली। मरुस्थल में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेट का निर्माण और उसका ही विकास का स्वरूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे सहित मंद ढाल वाली चट्टान में पेडिमेंट कहते हैं। यानी कि जो मरुस्थल का भूदृश्य का जो विकास हुआ है उसको हम पेडिमेंट का निर्माण और उसका विकास का स्वरूप मानते हैं। पर्वतों का जो पाद मतलब फुट हिल रीजन, जो उसके नीचे जहां पर्वत खत्म होते हैं उसको बोलते हैं फुट हिल रीजन। ये मलबे सहित ढाल वाले चट्टानी को हम क्या कहते हैं? आपका पेडिमेंट कहते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन और मुख्य सरिताओं के क्षैतिज अपर्दन के चादर के दोनों संयुक्त अपर्दन से होता है। अपर्दन भू सहित के ढाल वाले कोर साथ साथ आपके प्रारंभ होते हैं। ये आपका विवर्तकीय नियंत्रिका कटाव ढाल के पाश अपर्दन को प्रभावित होता है। जब एक बार तीव्र ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है, इसके पीछे एक भृंग या मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव या मंद ढाल मुक्ति से पास पीछे हटने लगता है। अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठक्षरण के द्वारा ढाल के समानांतर पीछे हटने की क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल बीम के द्वारा पर्वतों का अग्रभाग अपर्दित करते हैं। पेडिमेंट को आगे बढ़ते हुए पर्वत खिंचते हुए पीछे हटाते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है। केवल इनसे गेल वर्ग का निर्मित होते हैं जो पर्वतों के अवशिष्ट रूप ही होते हैं। होता क्या है, इनसे वर्ग में जब कोई किसी मरुस्थल के बीच कोई आपका पर्वत आ जाता है तो पर्वत वहां जब हवा बहती है तो उसमें वो रेत के कण बहुत ज्यादा अपने साथ आपका कैरी करती है, और वो रेत के कण क्या करते हैं, उस चट्टान को बार बार फ्रिक्शन करते हैं, बार बार फ्रिक्शन करके काट देते हैं। बहुत बार उसको जाली नुमा बना देते हैं, बहुत बार छतरी नुमा बना देते हैं,
बहुत बार आरीख के अनुसार बन जाता है, तो कुर्सी नुमा कुछ आपका इस तरीके से बन जाता है। तो इमेज में दिखाऊं तो स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा। ठीक इस प्रकार स्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल विहीन मैदान परिवर्तित हो जाता है, जिसे आपका पेडी प्लेन यानी कि आपका पदस्थलीय मैदान भी कहते हैं। तो पेडी प्लेन और पार्ट ऑफ किसका है? आपका पेडीमेंट का ही है। ठीक, एक है आपका पलाया, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो है जो आपका, देखिए एक मैदान वो थे जो आपके पाप के हिमानी से बने थे, एक वो थे जो पाप का नदी जी पाप के निक्षोपण से बने थे, एक वो है जो पाप किससे बनेंगे? हवा से बनेंगे, वायु से। तो मरुभूमियों का मैदान आपका प्लेन्स प्रमुख रूप है। पर्वतों या पहाड़ी से घिरे बेसिन का अपोहा मुख्यतः बेसिन मतलब होता है कोई नदी का क्षेत्र में होता है। बेसिन के किनारे से लगातार अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्वतीय जल उपलब्ध न होने पर मैदान उथले जल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की उथली झीलें ही पयाल कहलाती है। क्या होता है? मैदान में जो उथले जल के क्षेत्र हैं, कैसे हैं? उथले जल के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें ही आपका पयाल यानी कि झील कहलाता है। पयाल में बाष्पीकरण के कारण जल अब समय के लिए होता है। अक्सर पयाल लवणों में समृद्ध आपका निक्षेप पाए जाते हैं। पलाया मैदान लवणों से भरे हैं और कल्लर भूमि क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कल्लर भूमि और आपका क्षारीय क्षेत्र जो है कहलाते हैं। पर्वतों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों का अपक्षय जनित पदार्थ संगठित मिट्टी का अपवाह होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं, जिन्हें अपवहन गत्र कहते हैं। अपवहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल छोटे गड्ढे या गालिकाएं बनते हैं। तीव्र वेग के पवन के साथ उड़ने वाले धूल के कारण अपक्षण चट्टानी तल के उथले गर्त यानी कि वार्त गर्त कहते हैं बनते हैं। इन्हीं को कुछ वार्त गर्त गहरे विस्तृत हो जाते हैं, इन्हें गुहा कहा जाता है। क्या कहते हैं जिन्हें हम? आपका गुहा। ठीक, अब बात कर रहे हैं छत्र। मरुस्थल में अधिकतर चट्टानों का अपहन व संघर्षण शीघ्र के द्वारा कट जाता है और कुछ प्रतिरोधी चट्टान से घिरे अवशेष के आधार पर पतले और ऊपरी भाग विस्तृत हो जाते हैं। गोला और टोपी आकार के होते हैं, छत्रक आकार के पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर अवशेष पीठिकाओं के भांति खड़े होते हैं। ठीक, तो ये अधिकतर कैसे होते हैं? पीठ मेज के भांति होते हैं, गोलाकार होते हैं। टोपी अब छतरीनुमा, इनकी इमेज अगर थोड़ी सी मिलती तो मैं आपको समझा पाता। चलिए कोशिश रहेगी मेरी, मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊं। पयाल मैदान कैसे होते हैं, अपरदन गर्त कैसे बनते हैं। छत्रक में देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जब हवा आपकी बह रही है किसी क्षेत्र से, तो हवा के बहने के साथ क्या होता है कि अपने बहुत सारे साथ वो क्या करती है? रेत को कैरी करती है। बेटा मुझे दिखाई दे रहा है जीआईसी श्रीकोट, बेटा श्रीकोट आप बैठे रहिए, दिख रहे हैं आप मेरे को? ठीक है, तो इस प्रकार से वो निक्षेपित आकृति बनती है, क्योंकि जब वायु अपने साथ अपघर्षण करने का काम करती है और अपवहन का काम करती है, उसमें रेत को कैरी करती है, बालू को, और वो बालू क्या होती है? जिस जगह पर जाती है अपने साथ कटाव छटाव करती है। और होता क्या है कि बेसिकली कोई भी एक पत्थर के टुकड़े को वो काटती है, वो आपका फ्रिक्शन जैसा करती है। उसी फ्रिक्शन में क्या होता है? बहुत बार वहां कटने के बाद जालीनुमा जो आकृति है वो आपकी बन जाती है। और जालीनुमा आकृति के बनने के साथ साथ क्या होता है? उसमें बहुत बार आरीट जैसा, गोल गुम्बद जैसा, गोल और कुकुरमुत्ते जैसा और टोपी जैसी आकृति आपका बन जाती है, जो हमको इसमें आपका दिखाई भी देती है। क्लियर है? चलिए, निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप का मतलब है, देखिए, जब कोई पवन एक स्थान से दूसरे स्थान आपका उड़कर जाएगी, और खासकर उस स्थिति में जहां पर आपके मरुस्थल होते हैं, तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को कैरी करती है। जिस प्रकार एक नदी
एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर पहुंचते डिपोजिशन तक, तो अपने साथ कंकड़, बालू, पत्थर, महीन इत्यादि कैरी करती है। उसी प्रकार क्या होता है, पवन भी जब गति करती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को वो कैरी करती है। जैसे पवन एक छठिका करने वाले कारक भी हैं और पवन के द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई और अधिक दूरी तक होता है। पवन यानी कि जो वायु है वो जिस बारीक रेत को अपने साथ लेकर आपके परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, वो ऊंचाई और अधिक दूरी तक आपका ले जाती है। अब पवनों का वेग अनुरूप मोटे आकार कण धरातल के संघर्ष करते हुए चलते हैं। यानी कि अगर कोई मोटा पार्टिकल है तो मोटा पार्टिकल क्या करता है, उसको फ्रिक्शन करते हुए, किसी तल से घर्षण करते हुए वो आपका जाता है और अपने टकरने से अन्य कणों को ढीला कर देता है। और ढीला करने से क्या होता है, साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकना महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उखाड़ कर ले जा सकती है, चूंकि पवन द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार भार के अनुरूप होता है। कैसे होता है, जो आपके पवन है और कण है उनके परिवहन के आकार और भार के अनुरूप होता है कि वायु में जो पार्टिकल आपका ट्रैवल कर रहा है उसका साइज क्या है और उसका वेट क्या है, ये भी उस पर आपका डिपेंड करता है। अतः पवन का परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थ की छटाई का काम हो जाता है। यानी कि जब आपकी ट्रैवलिंग होती है, जब पवन एक जगह से दूसरे स्थान पर आपका लेकर चलती है, तो जो हल्के और आपका महीन कण होते हैं वो बहुत लंबे दूर तक आपका ट्रैवल कर जाते हैं, जबकि जो भारी होते हैं वो आपका कुछ दूरी तक ही आपका ट्रैवल करते हैं। तो ये चीज हमें स्पष्ट हो रही है कि जो पवन में आपके रेत के जो कण हैं उनके आकार और आपका वेट को पर भी क्या होता है, आपका डिपेंडेंसी होती है। ठीक, उन पर वो चीजें आपका निर्भर करती हैं। जब पवन की गति घट जाती है, घटने का मतलब होता है जब पवन की स्पीड आपकी स्लो पड़ जाती है, घट जाती है, लगभग रुक सी जाती है, तब कणों का आकार निक्षेपित प्रक्रिया आरंभ कर देता है। यानी कि स्पीड आपकी धीरे धीरे हो जाती है। आपने देखा होगा जब कभी आपका मरुस्थलों में आपका तूफान आता है तो आप देखेंगे कि कुछ समय पहले कहीं पर आपका पहाड़ सा नहीं बना होता है, लेकिन वो तूफान किसी जगह वो आपका रेत को आपका उठा देता है और किसी जगह वो आपका झुका देता है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल के कण की महीनता वाक्य देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति स्थायी पवन दिशा के आकार शुष्क प्रदेशों में निक्षेपित स्थल रूप को विकसित करती है। जो आपके ड्राई एरिया है और जहां पर रेत अच्छी मात्रा में मिलता है, वहीं स्थायी पवन की दिशा में क्या होता है, आपका उन स्थल आकृतियों को आपका क्या करती है, डिपोजिशन आपका करती है। ऐसे ही आपने देखे होंगे बालू के आपके डिब्बे पाए जाते हैं। ठीक, उष्ण शुष्क मरुस्थल, उष्ण मतलब होता है गर्म, शुष्क मतलब होता है जो आपका ड्राई होता है, और मरुस्थल मतलब वो क्षेत्र जहां बालू के डिब्बे का निर्माण उपयुक्त स्थान पर है। इस निर्माण के लिए अवरोधक का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू डिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ये किस प्रकार के, ठीक, नवचंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं आपका पवन की दिशा में निकलती हैं। कैसे, नवचंद्र आकार, इस तरीके का चांदनुमा। ठीक, ये रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है। पर्वलीय है, बालू डिब्बे का निर्माण होता है, पवन की दिशा स्थायी रहती है। पर्वलीय बालू डिब्बे बरखान से विभिन्न आकृति वाले होते हैं। ये सीप की भांति बरखान के सीप बालू डिब्बे की भुजा होती है। ऐसी दिशा के आपके बदलाव के कारण होते हैं। सीप की भुजाएं अधिक ऊंचाई और लंबाई में विकसित हो सकती हैं। रेत की आपूर्ति कम और आपके दिशा में स्थायी रहती है। अनुदैर्घ्य डिब्बे, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ये अत्यधिक ऊंचाई और कम ऊंचाई के लंबायान कटिक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ डिब्बे आपका पवन चलित आपकी दिशा में समकोण बनाते हैं। इन डिब्बों का निर्माण पवन की दिशा में निश्चित रेत का स्रोत विभिन्न समकोण पर होता है। अधिक लंबे समय तक ऊंचाई वाले रेत की आपूर्ति अधिक हो, अधिकतर नियमित बालू डिब्बे एक दूसरे से विलयहीन हो जाते हैं और उनका वास्तविक आकृतिक अनोखी विशेषता रहती है। ठीक, स्थानांतर होता है और इनकी विशेषकर मानव वस्तु के निकट ये चीजें पाई जाती हैं।
तो अनुदैर्घ्य का मतलब है बाप के दिशा में होना, देखिए इस तरीके से। अनुप्रस्थ का मतलब इस तरीके से है। अनुदैर्घ्य ये देखिए, अनुप्रस्थ इस प्रकार। सीप की आकृति देखिए, बरखान देखिए, सीप कैसा बनता है, हल्का सा। बरखान कैसे बना है, ऐसा। और पैराबोलिक कैसे बने हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये तो आकृति में डिफरेंसेस हैं, उन्हीं डिफरेंसेस के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस प्रकार से जो पूरा चैप्टर है वो आपका समाप्त हो गया है। और यकीन मानिए ज्योग्राफी में थोड़ा सा हार्ड टॉपिक में भी काउंटिंग आती है, क्योंकि इसमें जल द्वारा निक्षेपित आकृति, हिम जलोढ़ द्वारा आपका निक्षेपित आकृति और वायु द्वारा निक्षेपित आकृति और अपर्दन आकृति दोनों ही जो बनती हैं उनको हमने देखा है। क्लियर है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई चीज समझ नहीं आती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जुड़कर आपको और चीजों को अच्छे से बाय इमेज इनको देख लेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।